हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं अपने नॉलेज मंत्रा के चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा चल रही थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य जानने के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। आपके हो सकता है ये दिमाग से बात निकल गई हो कि ये हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने अगर स्रोत को देखें तो हमने जो मौर्य साम्राज्य के जानने के स्रोत थे उसको हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक थे साहित्यिक स्रोत, दूसरा था अभिलेखीय स्रोत और तीसरा क्या था? गुहालेख। ठीक है। तो हमने आपसे पूर्ण रूप से जो है जो साहित्यिक स्रोत हैं और अभिलेखीय स्रोत हैं ऑलरेडी हम उससे पूरी तरीके से आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। अब आप लोग उसको समय के साथ रिवाइज करते रहिएगा। अभी आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? अशोक के गुहालेख। अशोक के गुहालेख किसे कहते हैं, होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो अभी डिस्कशन जारी करने के पहले हम आपसे एक बार ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? अशोक के गुहालेख। अशोक के गुहालेख अशोक का इतिहास जानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि साहित्यिक स्रोत ने पूरा किया और अभिलेखीय स्रोत ने पूरा किया। ठीक है। उतना ही इंपॉर्टेंस इन गुहालेखों का है जितना कि इंपॉर्टेंस साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोत का था। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? हम ये जानेंगे कि गुहालेख है क्या, आखिरकार किसे कहते हैं। हमने आपसे डिस्कशन किया कि साहित्यिक स्रोत क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया। फिर हमने आपको बताया अभिलेखीय स्रोत क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया। अब हमारे लिए जानना ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले ये गुहालेख है क्या। ठीक है। तो गुहालेख बच्चों, जैसे कि किसी पहाड़ को काट करके, जैसे कोई पर्वत है या छोटी पहाड़ी है, उसको काट करके उसको गुफानुमा बना दिया गया और उस गुफा के अंदर क्या कर दिया गया, उसी में चित्र उकेर दिए गए या फिर उसमें कुछ लिख दिया गया। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको गुहालेख कहा जाता है। तो अभिलेख जो जनता से संवाद करने का, जो एक संवाद स्थापित करने का तरीका था, तो ये गुहालेख को भी अशोक ने अपनाया। इन गुहालेखों में इसने अपने लेख लिखवाए और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या किया, चित्र भी इन गुहा लेखों में जो है उकेरे। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, इसने कहा, इसको कहा जाता है गुहालेख। यानी कि पहाड़ों को काटकर उसकी दीवारों पर कोई लेख लिखवाया जाता है। क्लियर है कि पहाड़ों को काटकर उसकी दीवारों पर कोई लेख लिखवाया जाता है या कोई चित्र उकेरा जाता है, उसे क्या हम नाम देते हैं? उसे गुहालेख नाम देते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और अब कोई जो है आपके अंदर कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि गुहालेख किसे कहते हैं। हमने इतने सरल शब्दों में आपको बताया हुआ है ताकि आप दूसरे को जो है बहुत ही सरल शब्दों में आप समझा सकते हैं कि गुहालेख क्या है और स्तंभलेख क्या है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये गुहालेख है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मौर्यकालीन गुहालेख के लेखों की, तो जो मौर्यकालीन गुहालेख है वो कितने हैं? मुख्य रूप से 4 हैं। ठीक है। कितने हैं? 4। अब इन चारों में से कौन कौन से हैं 4? पहला है बराबर की पहाड़ी। ठीक है। पहला क्या है? बराबर की पहाड़ी है। दूसरा क्या है? नागार्जुनी पहाड़ी है। तीसरा क्या है? सीतामढ़ी। और चौथा क्या है? रामगढ़। क्लियर हुआ? कितनी है? मौर्यकालीन अगर पूछता है कि मौर्यकालीन कितने गुहालेख हैं, तो मुख्य रूप से 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है बराबर की पहाड़ी, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको खलवितक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर इसकी सिचुएशन पूछता है कि ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है। बराबर की पहाड़ी या खलवितक पहाड़ी। ठीक है।
तो इसको अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ स्थित है, तो इस समय वर्तमान में जो है बिहार में स्थित है। बिहार के किस जिले में, अगर जिला पूछता है तो जिला कौन सा होगा, गया होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, नागार्जुनी पहाड़ी। ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी है। इसके बाद में सीतामढ़ी है और चौथा क्या है, रामगढ़ है। अब इन चारों गुहा लेखों की अगर भाषा पूछता है तो चारों गुहा लेखों की भाषा क्या है, प्राकृत है। ठीक है, भाषा क्या है, प्राकृत है। अगर लिपि पूछता है तो लिपि क्या होगी इसकी, ब्राह्मी होगी। क्लियर हुआ। तो मुख्य रूप से अगर पूछता है कि ये गुहा लेख कितने हैं मौर्य काल के, तो वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला है बराबर की पहाड़ी या खलवितक पर्वत, कहाँ है, ये बिहार के गया नामक जिले पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्या है, नागार्जुनी पहाड़ी है। तीसरा है सीतामढ़ी और चौथा क्या है, रामगढ़। ठीक है, अब भाषा अगर पूछता है तो भाषा क्या है, प्राकृत है। और अगर इसकी लिपि पूछता है तो लिपि क्या है, ब्राह्मी है। इसको आपको बिल्कुल क्लियर कट करना है कि भाषा क्या है और ब्राह्मी क्या है। आप इसको कंफ्यूज, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाषा या लिपि एक ही होती है। ठीक है ना, तो एक नहीं होती है, भाषा अलग है और लिपि अलग है। भाषा कौन सी है, भाषा पूछता है तो प्राकृत है। अगर लिपि पूछता है तो लिपि क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे किसके बारे में, बराबर की पहाड़ियों के बारे में, कि बराबर की पहाड़ियों में की विशेषताएं क्या है, गुहालेख की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो इसके बारे में कहा गया है कि ये गुफा आजीवक संप्रदाय को दान देने के लिए बनवाई गई। किसको, आजीवक संप्रदाय को दान देने के लिए बनवाई गई। ठीक है, आजीवक इसको जो है कितने लोगों ने दान दिया, ये मौर्य काल के 2 शासक थे, एक थे अशोक और दूसरा था उसका पोता था दशरथ। ठीक है, इन 7 गुफाओं को, ये गुफाएं जो थी यहाँ पर वो कितनी थी, 7 गुफाएं थी। इन दोनों, जो 7 गुफाएं हैं, इन 7 गुफाओं को सिर्फ और सिर्फ एक राजा ने दान नहीं दिया है, 2 राजाओं ने दिया है जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। एक है अशोक और दूसरा क्या है, उसका जो पोता है दशरथ। इन लोगों ने जो है इन गुफाओं को दान दिया। ठीक है, तो अगर पूछता है कि बराबर की गुहा पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर जो है 7 गुफाएं हैं। ठीक है, 7 गुफाएं दान में दी गई हैं। ठीक है, इस गुफा में 4 गुफाओं का निर्माण हुआ है। किसमें, जो बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी जो कि बिहार की गया जिले में स्थित है, इस पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं। ठीक है, वो 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं, वो 4 गुफाएं हैं। एक है सुदामा गुहा, इसको अगर दूसरा नाम पूछते हैं कि सुदामा गुहा का दूसरा नाम क्या है, तो न्यूग्रोध गुहा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुदामा गुहा को न्यूग्रोध गुहा के भी नाम से जानते हैं। और यही गुफा ऐसी है जो सबसे प्राचीन है। कौन सी, जो सुदामा गुहा है, यही सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी कौन सी है, दूसरी है कर्ण चौपड़ और तीसरी है लोमर्स ऋषि और चौथी कौन सी है, तो चौथी है विश्व झोपड़ी। क्लियर, कौन सी है, सुदामा गुहा सबसे प्राचीन है। इसके बाद में दूसरी कौन सी है, कर्ण चौपड़ है। इसकी स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। इसके बाद में लोमर्स ऋषि, जिसका निर्माण किसने करवाया, जो लोमर्स ऋषि गुहा है, तो इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण दशरथ ने करवाया है। क्लियर, इसके बाद में आती है विश्व झोपड़ी। तो विश्व झोपड़ी जो है, इसकी स्थापना किसने किया है, तो इसकी स्थापना अशोक ने किया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बराबर की पहाड़ी, मुख्य रूप से पहली चीज तो अगर बात करता है कि मौर्यकालीन कितने गुहालेख हैं, तो 4 हैं, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, अब इन 4 गुफाओं, ये जो 4 पहाड़ियां, इन 4 पहाड़ियों में अलग अलग गुफाएं पाई गई हैं। तो जो बराबर की पहाड़ी है, तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुहा हैं। वो कौन सी हैं, तो ये है सुदामा गुहा या इसी को न्यूग्रोध गुहा कहते हैं। दूसरी है कर्ण चौपड़, जिसका अशोक ने निर्माण करवाया हुआ था। तीसरी है लोमर्स ऋषि, जिसका दशरथ ने निर्माण करवाया हुआ था। चौथा क्या है, विश्व झोपड़ी, इसका अशोक ने निर्माण कराया। तो ये चारों गुहाएं
कौन सी पहाड़ी में है? तो ये बराबर की पहाड़ी में है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में दूसरा आता है नागार्जुनी पहाड़ी। ठीक है, तो एक चीज और है कि ये जो नागार्जुनी पहाड़ी जो है तो उसके बारे में जानकारी करते हैं कि दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर राज्याभिषेक के समय गोपिका गुफा का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? गोपिका गुफा का। किस पर? जो ये दूसरे नंबर की नागार्जुनी पहाड़ी है। पहला जो बराबर की गुफा पहाड़ी है उसमें 4 गुहाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो ये चारों हैं, सुदामा गुहा, कर्ण चौपड़, लोमर्स ऋषि और विश्व झोपड़ी। लेकिन अगर बात आती है किसकी? नागार्जुनी पहाड़ी की, तो नागार्जुनी पहाड़ी पर एक है। ठीक है, एक है पहाड़ी पर। क्या है कि वो कौन सी है? वो है गोपिका गुहा। ठीक है, वो गोपिका गुहा है। इस तरह से जो जब वो दशरथ ने, क्या नाम है, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर इसका कब निर्माण करवाया? जब दशरथ का राज्याभिषेक हुआ था तब इस गोपिका गुफा का निर्माण कराया। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर कट रखना है कि बराबर की पहाड़ी पर 4 गुहाएं और किस पर? नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी है गुहाएं? तो इसमें जो है सबसे पहली तो है गोपिका गुफा। इनमें गोपिका गुफा का निर्माण कब कराया है दशरथ ने? तो वो कराया है अपने राज्याभिषेक के समय। लेकिन गोपिका गुहा के अलावा भी 2 गुफाएं पाई गई। कौन कौन सी? एक है बड़थिक और दूसरा कौन सी है? बहियक है। ठीक है, तो अगर बात करता है किसकी? नागार्जुनी पहाड़ी की, कि नागार्जुनी पहाड़ी में कितनी गुहाएं हैं? तो इसमें 3 हैं। और हमने आपको बराबर की पहाड़ी में कितनी बताई गुहाएं? तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुहाएं हैं। क्लियर हो गया ना? तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बराबर की पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो 3, सॉरी, बराबर की गुफाएं पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? 4 हैं। वहीं पर अगर नागार्जुनी पहाड़ी की बात करता है तो इसमें गुफाएं कितनी हैं? तो इसमें जो है 3 है। वो 3 जो है वो कौन कौन सी है? वो है गोपिका, बड़थिक और बहियक। ठीक है, ये जो तीनों गुहाएं हैं ये आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी गई थी। ठीक है, किसने दिया था? तो दशरथ ने दिया था। क्लियर होगा यहाँ तक? इसके बाद में तीसरी आती है कौन सी? रामगढ़ की गुफा। तो रामगढ़ की गुफा में, जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इसमें भी 2 गुफाएं हैं। कौन कौन सी 2 गुफाएं हैं? तो सीता बेंगड़ा है, एक है जोगी मारा। ठीक है, एक क्या है? एक है सीता बेंगड़ा और दूसरा क्या है? जोगी मारा है। लेकिन इसमें जो है, अब सीता बेंगड़ा में तो नहीं खास मिलता है, लेकिन जो जोगी मारा गुफा है तो इसमें जो है एक सुतनका दासी का उल्लेख किया गया है। कहां पर? जोगी मारा, जो कि कहां पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर जो जोगी मारा गुफा स्थित है तो सबसे पहले यहाँ से वेश्यावृत्ति का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? वेश्यावृत्ति का साक्ष्य मिलता है। क्लियर हुआ आपको? कि अगर बात करता है कि रामगढ़ की पहाड़ी पर कितनी गुफाएं हैं? तो 2 गुफाएं हैं, एक है सीता बेंगड़ा और दूसरा है जोगी मारा। तो जोगी मारा की गुफा जो है यहाँ पर सबसे पहले यानी सर्व प्राचीन वेश्यावृत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरी चीज, यहीं पर एक सुतनका दासी थी, उसके बारे में भी जोगी मारा गुफा में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये थे क्या? ये थे जो मौर्य काल से संबंधित जितने भी गुहा लेख थे उसके बारे में हमने आपको बताया। अभी 2 अभिलेख बच रहे हैं मौर्यकालीन। अब ये तो उसको भी हम आपको पढ़ा देते हैं ताकि कोई भी अभिलेख, गुहा लेख या स्तंभ लेख जो मौर्य काल से संबंधित है तो कोई भी ये सारी चीजें छूटने ना पाए। तो एक और अभिलेख आता है, कौन सा? सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख के बारे में हमने आपसे शॉर्टकट में बात किया है। इसके पहले जब हम साहित्यिक स्रोत पढ़ा रहे थे, अभिलेखीय स्रोत पढ़ा रहे थे, तब हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, तो अगर बात करता है कि सोहगौरा अभिलेख जो है इसको किसने लिखवाया है? तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया है। किसने लिखवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया है। अब अगर बात पूछता है किसकी? इसकी अवस्थिति की, कि ये कहां पर स्थापित है? तो ये जो है
वर्तमान समय में यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर जिले में स्थित है। और ये कैसा अभिलेख है? तो ये ताम्रपत्र पर लिखित है। ठीक है, ये ताम्रपत्र पर लिखा गया 4 पंक्ति वाला अभिलेख है। ठीक है, सोहगौरा अभिलेख कहाँ है? यूपी के गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अगर पूछता है कि ये कैसा अभिलेख है, तो ये ताम्रपत्र पर लिखा गया 4 पंक्ति का अभिलेख है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में क्या है कि यहाँ से 7 चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब कि 7 चित्र सहित 2 मंजिला अन्नागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 7 चित्र सहित 2 मंजिला अन्नागार प्राप्त हुआ है। यहाँ से, कहाँ से? सोहगौरा अभिलेख से। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसके बारे में, कि सोहगौरा क्या है, इसको लिखवाया किसने है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि अशोक के दादा ने लिखवाया था। और ये ताम्रपत्र पर लिखित 4 पंक्ति का अभिलेख है। और इसके बाद में क्या है? 7 चित्र सहित 2 मंजिला अन्नागार का चित्र प्राप्त हुआ है यहाँ से। ठीक है, अगर भाषा पूछता है तो भाषा क्या है? प्राकृत। और अगर लिपि पूछता है तो लिपि क्या है? ब्राह्मी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में दूसरा एक और अभिलेख आता है, वो है महास्थान पाषाण लेख। क्या है? महास्थान पाषाण लेख। पाषाण मतलब ये पत्थर पर खुदवाया गया है। ठीक है, महापाषाण स्तंभ पाषाण लेख, इसकी भी अगर लिखवाने वाला कौन था? तो इसका भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको लिखा था। अगर इसकी बात पूछते हैं कि ये कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल के बोंगरा नामक जिले पर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के बोंगरा नामक जिले पर स्थित है। और इसमें क्या बताया गया है? इस अभिलेख में, पाषाण लेख में, इसमें बताया गया है कि मौर्य काल में इसका नाम क्या था? पुंड्रनगर नाम था। क्या नाम था? पुंड्रनगर नाम था। किसका? पश्चिम बंगाल का। मौर्य काल में पश्चिम बंगाल का नाम क्या था? तो इसका नाम था पुंड्रनगर। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या उल्लेख किया गया है? इसमें कंकड़ी तथा गंधक सिक्के का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? कंकड़ी और गंधक जैसे शब्द आए हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय मौर्य शासन में कंकड़ी और गंधक नाम के सिक्के भी चलते थे, जिनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? महापाषाण लेख में किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद में इसमें और क्या बात कही गई है कि राज्य की तरफ से सामुदायिक ऋण की बात की गई है। क्या? राज्य की तरफ से सामुदायिक ऋण की बात की गई है। तो वो कौन सा है? ये महापाषाण महापाषाण लेख है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने जो मौर्य काल के 2 अन्य अभिलेख थे उनके बारे में भी जाना। एक सोहगौरा अभिलेख और दूसरा महापाषाण लेख। ठीक है, तो महापाषाण हो लेख या फिर सोहगौरा लेख हो, इन दोनों के को लिखवाने वाला कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सोहगौरा में मुख्य चीज की विशेषता क्या है कि ये ताम्रपत्र है जिसमें कि 4 पंक्तियां लिखी गई हैं। क्लियर? अब इसके बाद में इसमें 7 चित्र सहित 2 मंजिला अन्नागार का भी साक्ष्य मिला है, यानी चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर भाषा पूछता है तो प्राकृत, और अगर लिपि पूछता है तो क्या होगा? ब्राह्मी होगा। अब महापाषाण लेख की स्थिति कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा जिला है? तो बोंगरा जिला है। इसमें क्या बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में जो पश्चिम बंगाल का नाम था तो वो क्या था? पुंड्रनगर था। इसमें कंकड़ी जैसे शब्द आए हैं और गंधक शब्द आए हैं। तो ये कंकड़ी और गंधक क्या थे? तो ये मौर्य काल के सिक्के थे। क्लियर? अब राज्य की तरफ से इसमें सामुदायिक ऋण की बात की गई है। किसकी? सामुदायिक ऋण की बात की गई। सामुदायिक ऋण की बात क्यों कही गई है कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो इसका जो जिसका क्या कहते हैं, अकाल के बारे में अगर बात करता है तो इन्हीं दोनों अभिलेखों में जानकारी मिलती है। सबसे पहले किसके बारे में? अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है जब अकाल पड़ा होगा, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होंगे, राशन पहुंच रहा होगा, तो लोगों ने क्या किया
कि राजा उस समय अच्छा था ही, तो इसने क्या किया, अपनी पब्लिक को जीवित रखने के लिए इसने सामुदायिक ऋण प्रदान किया। ठीक है, तो इस तरह से जो मौर्य साम्राज्य के जानने के स्रोत थे, चाहे साहित्यिक हो, चाहे अभिलेखीय हो और चाहे गुहालेख हो, आज से जो स्रोत वाला वर्क था, जो टॉपिक था, वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम एक एक जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा हुए हैं उनके बारे में बताएंगे व उनकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे कि किसने क्या क्या उपलब्धि की और इन्होंने कौन कौन सी विजय की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन जाने के पहले आपको ये जरूर बताएंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आता है हमारा वीडियो तो, और इसके बाद में जो है आगे फॉरवर्ड करें, दूसरे को भेजें। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।